हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आज की गुफ्तगू काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रहा था इस टॉपिक पे गुफ्तगू की जाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम में तो बात कम ही होती है। ज़्यादातर बलूचिस्तान की जब बात होती है तो या तो कोई दहशतगर्द अटैक होता है या ग्वादर, और किस तरह ग्वादर और फिर पाकिस्तान की तकदीर बदल रही है उस पर मेन स्ट्रीम में बात होती है। लेकिन हालात जो हैं बलूचिस्तान के, वो काफ़ी अरसे से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। तो जब बलूचिस्तान का सवाल होता है और मुझे सीखना होता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे और किस तरह हमें फोकस करना चाहिए बलूचिस्तान की सियासत, बलूचिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेकाम है उसके ऊपर, तो रफ़ीउल्लाह काकड़ को मैं दावत देता हूँ। काफ़ी टाइम बाद पॉडकास्ट पे आए हैं, तो काकड़ साहब, वेलकम टू पाकिस्तान मी वंस मोर। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी ऑन द पॉडकास्ट विद यू। थैंक शुरू यू फॉर। करते हैं, शुरू करते हैं। आपने एक पेपर भी लिखा है, उस पे हम इख्तिताम की तरफ आएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के तौर पे मैं चाहता हूं कि पहले हम ऑडियंस को गुफ्तगू में समझाएं कि प्रेजेंट डे हालात बलूचिस्तान के क्या हैं और क्यों सिक्योरिटी सिचुएशन जो है और जो महरूमी का एक सिलसिला चला रहा है बलूचिस्तान में दिहाइयों से, वो एक नई जो है वो पीक पे क्यों और कैसे आया। और फिर हम उसे आपके पेपर से भी कनेक्ट करेंगे, जहाँ कुछ आईनी इश्यूज हैं, सिस्टम के इश्यूज हैं, वो स्ट्रक्चरल इश्यूज किस तरह इस पूरी सिचुएशन को जो है वो और परपेट्युएट करते हैं। तो पहले तो ज़रा बताएं, फॉर क्योंकि मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में इतनी समझ नहीं है लोगों को बलूचिस्तान के हालात के ऊपर। इलेक्शन तो पूरे पाकिस्तान में रिग हुआ, बलूचिस्तान में तो काफ़ी टाइम से रिग होता हुआ चला आ रहा है। इस वक्त क्या सियासी सूरत हाल है बलूचिस्तान में, और जो क्या कहते हैं, जो दरार है अवाम और इलीट्स के अंदर और सिस्टम के अंदर, वो किस तरह बढ़ती जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूँ तो ये मुनासिब होगा और फेयर होगा ये कहना कि सियासी हालात बलूचिस्तान में जनरल मुशर्रफ के आखिरी 3-4 साल निकाल के पिछले 3 दहाइयों में शायद बलूचिस्तान में सियासी हालात इतने बुरे ना हो जो अभी है। और इसी तरह के सिक्योरिटी सिचुएशन की सिक्योरिटी हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पिछले चंद महीनों में तकरीबन बलूचिस्तान के मेन शहरों में ऐसे अटैक्स हुए हैं कि कहीं 48 घंटे, कहीं 24 घंटे, कहीं 12 घंटे पूरा पूरा टाउन या पूरा पूरा शहर मुसल्ह ग्रुप्स ने कब्जा किया। और उसको उस शहर या टाउन को छुड़वाने या खाली कराने में कहीं पे 24 घंटे लगे, कहीं पे 12 घंटे लगे। तो जिसका मतलब है कि जो वाजे एक तब्दीली आई है वो ये है कि जो बलोच इंसर्जेंसी का कैरेक्टर है, वो जो ट्रेडिशनल गोरिल्ला टैक्टिक्स, हिट एंड रन टैक्टिक्स से अब वो मुकम्मल तौर पर एक शहरी अर्बन वारफेयर में की तरफ वो आ चुके हैं। और ये अब एक बड़ी सोची समझी हिकमत अमली नजर आती है कि एक के बाद दूसरे बड़े शहर और टाउन्स पे हमले, और उन पे 10 घंटे, 12 घंटे या कहीं पे इससे ज़्यादा कब्जा करके दोबारा वो अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं। तो ये तो सिक्योरिटी के सूरत हाल है। इसी तरह सियासियत में इस्तेकाम और अवाम और रियासत के दरमियान खलीज का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि पिछले 5 दिन से क्वेटा को कराची से, क्वेटा को सिंध से, क्वेटा को तफ्तान से कनेक्ट करने वाली जितनी ये 2-3 मेन शाहराहें तकरीबन सब बंद हैं। तमाम शाहराहों पे सियासी मुजाहरे और एहतजाज चल रहे हैं। और अक्सर पिछले ये सिक्योरिटी के हालात ख़राब हुए हैं तो उसके बाद रियासती कार्रवाइयों में इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस या जो लोग उठाए गए उनकी तादाद बढ़ गई, तो उनके लवाहिकीन जो है वो बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पे आके उन्होंने रोड पे ही उनकी फैमिलीज आके बैठ गई हैं। तो तकरीबन ये 3-4 शाराएं जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है, जैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियासी सिक्योरिटी हालात किस तरफ जा रहे हैं। बाकी
इलीट्स के लेवल पे भी पिछले 2 हफ्ते पहले ही ये खबरें चल रही थी कि बलूचिस्तान हुकूमत में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खतरे में है, और तमाम पीपल्स पार्टी के जो सीनियर अहदेदारान थे उनको जाके फिर बिलावल हाउस कराची जाके हाजिरी लगानी पड़ी, और फिर रिपोर्टेडली उधर कोई बैठक हुई है जिसमें फॉर द टाइम बीइंग सीएम बुगटी साहब को सपोर्ट एक्सटेंड की गई है टू रिटेन हिज पोजीशन। तो ये इनसे अब आप अंदाजा लगाइए। अच्छा, यानी कि जो क्वेटा की सर्द हवाएं हैं, या जो हम कराची वाले कहते हैं कि सर्द हवाएं क्वेटा से चलें तो मामलात ख़राब होने लगते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो वो सर्द हवाएं हल्की हल्की जो है, हालांकि सर्दी तो अख्ताम पर है लेकिन वो अभी भी चल रही हैं। उस पे आते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन पे। जो मेरा आपसे सवाल था रफ़ी, वो ये कि ऑफ कोर्स इंसर्जेंसी का लेवल जो है वो एक अलग जगह पे जा चुका है। और मैं कल जो है वो नजम सेठी साहब को सुन रहा था, तो मेन स्ट्रीम चैनल पे वो गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उस सेंसरशिप के माहौल में भी उन्होंने एक लाइन कह डाली। और वो लाइन जो मैं अगर पैराफ्रेज करूं, उसे समराइज करूं, तो वो ये थी कि बलूचिस्तान में इस वक्त स्टेट ऑफ मार्शल लॉ है। क्योंकि वो कहते हैं जहाँ काउंटर इंसर्जेंसी इस लेवल पे पहुंच जाए तो ऑब्वियसली स्टेट ऑफ मार्शल लॉ ही होता है। और वो कह के आगे चले गए, क्योंकि ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा कहना जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें खतरे में पड़ जाती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर। तो ये नजम सेठी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ मार्शल लॉ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इंसर्जेंसी की कैपेसिटी है, ऑफ कोर्स अगर उनके टैक्टिक्स एक अलग लेवल पर गए हैं, सीज वो कर सकते हैं टाउन्स और सिटीज़ के अंदर, तो इसका मतलब है कि ट्रेनिंग भी एस्केलेट हो चुकी है, एक्सेस टू वेपन्स भी नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। और मुझे याद है जब हमने कुछ अरसे पहले बात की थी, तो उस वक्त पूरे मीडिया में गुफ्तगू चल रही थी, जो एक यूनिवर्सिटी कराची के बाहर अटैक हुआ था कि खातून ने सुसाइड बॉम्बिंग की थी। अभी रिसेंटली एक और खातून ने सुसाइड बॉम्बिंग की, जिसकी रिपोर्ट्स आई, लेकिन उस पे तो इस दफ़ा वो लोग ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि अच्छा ठीक है, खवातीन भी अब इस इंसर्जेंसी में हैं, तो इट इज़ अ न्यू रियलिटी। तो ये टैक्टिकल एवोल्यूशन कैसे हुई है, कहाँ से जो है उन्होंने सीखा है? क्या ये तालिबान के टैक्टिक्स रेप्लिकेट हो रहे हैं जो अफगानिस्तान में इतने सक्सेसफुल हुए, या कहीं और से? व्हाट इज ड्राइविंग the capacity essentially of this insurgency? जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जो बलोच मुसल्ह कार्रवाइयाँ हैं, इसमें जो शिदत आई है उसका ताल्लुक पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ख़ास तौर पर अंदरूनी सियासी हालात से भी है, और उसका इलाकाई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से भी ताल्लुक है। लेकिन अगर इनकी अपनी कैपेसिटी और टैक्टिक्स की बात की जाए तो उसमें दो बड़ी अहम बातें हैं। एक, इन मुसल्ह ग्रुपों की जो इंटरनल डायनामिक्स है, पिछले खास तौर पर पिछले 6-7 साल में ये हुआ है। उससे पहले ये था कि इनमें से अक्सर जो मुसल्ह ग्रुप्स थे, इनकी क़यादत जो बाहर बैठे कुछ ट्रेडिशनल ट्राइबल इलीट्स हैं जो यूरोप में या यूके या कहीं और बैठे हुए हैं, उनके वो बागडोर उनके पास थी, वो कमांड संभाल रहे थे, और ग्राउंड पे उनके लोग जो है वो लड़ रहे थे, एक्सेप्ट अला नज़र जो कि अपने मुसल्ह ग्रुप को खुद ही लीड कर रहे थे। पिछले 7-8 साल में जो एक बड़ी वाजे तब्दीली आई है वो ये आई है कि जो ग्राउंड पे पढ़े लिखे मिडिल क्लास से अक्सर ताल्लुक रखने वाले जो मुसल्ह लोग थे, उन्होंने, आप समझे, एक तरह से बहुत सारे उसमें इंटरनल कू हो गए, उन्होंने टेक ओवर कर लिए हैं जो वो मुसल्ह ग्रुप थे, और उन्होंने बेसिकली उससे पिछले जो 2006-07 से 2015-16 तक का ये फेज था कि जिसमें ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन कमांड एंड कंट्रोल कहीं और था। तो इस फेज में इनको खास तौर पर ये 2012 से 15-16 के फेज में सेटबैक्स भी हुई काफ़ी, और 2008-9 ऑनवर्ड रियासत ने काफ़ी हैवी ताकत का इस्तेमाल भी किया। तो उसके बाद समहाउ इनकी इंटरनल री इवैल्यूएशन, रीथिंक हुआ, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल क़यादत जो है वो ग्राउंड पे जो बैठे लोग लड़ रहे थे उनके हाथ आ गया, और इन्होंने इसको खुद संभाल लिया। तो एक तो ये बड़ा फर्क है जो पिछले चंद सालों में है। दूसरा, साथ में यकीनन वो मैं समझता हूँ उसमें भी हमारी अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन है, वो अफगानिस्तान की सूरत हाल।
और ये वो बात है, मैं आज सुबह ही एक वो देख रहा था जिसमें इरशाद भट्टी साहब अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी जब तालिबान को इधर दोबारा इमरान खान के दौर में रीसेटल करवा रहे थे, तो उस वक्त ये जो अभी मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि इमरान खान ने किया, ये सब भी उस वक्त एग्रीड थे, किसी ने मुखालफत नहीं की मोहसिन दावड़ के अलावा। तो बल्कि अगर कथा कलामी माफ ऑडियंस के लिए, वो ब्रीफिंग्स हुआ करती थी इन कैमरा, जहां बताया जाता था कि बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है, और सब अग्री करते थे बाहर निकल के कि हम ऐसे सेटिस्फाइड हैं ब्रीफिंग और स्ट्रेटजी से। अब तो सब जनरल फैज पे मलबा डालते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हिज बॉस वो जनरल बाजवा, और पूरी सपोर्ट थी पूरी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट। इस प्रोसेस के अंदर। ये वही वो पॉलिटिकल इकोनॉमी वाली जो मैं एक बात करता हूं कि अफगानिस्तान पॉलिसी और बलूचिस्तान पॉलिसी, ये पाकिस्तान के वो दो पॉलिसी एरियाज है जिन पे मुल्क के सिविलियन और मिलिट्री इलीट्स में कंसेंसस है। कंसेंसस ये होता है कि सिविलियन इलीट्स आर ऑलवेज हैप्पी टू हैंड ओवर दीज टू द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, कि चलें इसको आप संभालें, हमें कोई ज्यादा फिक्र नहीं होती है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी इन दोनों इश्यूज पे अक्सर वही लाइन लेते हैं जो रियासती इदारे लाइन लेते हैं। तो खैर, तो इसका बलूचिस्तान से ये ताल्लुक है कि ये जो मसलन मेरे जैसे अदना तालिब इल्मों ने भी पिछले 10 साल में कई दफा डॉन या द न्यूज में लिखा है कि जी ये जो तालिबान को आप सपोर्ट कर रहे हैं और आप अगर उनको इक़्तिदार में लाएंगे, आप किसी खुशफहमी में ना रहें। एक तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे जो आपको लगता है कि वो इंडिया और वीजा विज बाकी रीजनल प्लेयर्स आपकी लाइन टो करेंगे, ऐसा होगा नहीं। दूसरा, ये जो हार्ड वन गेन्स है इन द वॉर एंड टेरर, ये जो आपने मुश्किलों से अपने मुल्क में अमन, थोड़ा सा अमन की तरफ हालात चले गए हैं, दहशतगर्दी पे काबू पा लिया है, इसकी वो रिसर्जेंस होगी कि आप याद रखेंगे। तो उसका ये जो अमेरिका के जिस तरह से शेमफुल कोलैप्स और एग्जिट हुआ, तो वो जो बहुत सारे हथियार और वो थे, वो फिर सिर्फ पाकिस्तान के मनपसंद फेवरेट तालिबान ग्रोहों के पास तो नहीं गए, वो सबके पास गए। तो बाजार में जब माल मिलेगा तो सभी खरीदार होंगे उसके, तो बिल्कुल। सभी खरीदार होंगे। तो उसमें यकीनन बलोच जो अस्करियत अस्करी ग्रुप्स है, उनके पास भी वो हथियार हैं। दूसरा, मुझे ये भी लगता है, अब ये मेरी असेसमेंट है, कि जब तक अमेरिका इस खिते में मौजूद था, द मेयर प्रेजेंस ऑफ अमेरिका वो पाकिस्तान के हक में जा रहा था। और वो हक में ऐसे जा रहा था कि पाकिस्तान तो पिछले 2-3 दहाइयों से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी को अपने खारजा पॉलिसी के एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था, इंडिया के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, इवन ईरान के खिलाफ। लेकिन ये जो हमारे हमसाया ममालिक थे, ये अपने रिस्पॉन्स में कदरे कैलकुलेटेड थे। और मेरी अपनी असेसमेंट ये कि अमंग अदर्स उसमें एक अमेरिका की प्रेजेंस भी थी, क्योंकि अमेरिका का वॉर एंड टेरर पे पाकिस्तान के साथ जो एक अलायंस था, तो बड़े भाई की मौजूदगी में बाकी जरा ध्यान रखते थे। अमेरिका के एग्जिट के बाद ये हुआ है कि इंडिया तो उससे पहले भी एक इंक्रीजिवली उसने असर्टिव स्टांस लिया, और जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, वो बेसिकली दे हैव टेकन अ लीफ आउट ऑफ आवर बुक, कि चले हम भी फिर ये तो हम भी कर सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि उसके बाद ईरान और हमारे इस साइड में भी हम सैम ममालिक, वो पहले जो एहतियात करते थे हमारे साथ, वो एहतियात अब नहीं करते। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी खास तौर पर ये अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद हमसाया ममालिक की तरफ से वो सपोर्ट या स्पेस भी मिलने ज़्यादा मिलने लगी है। ये वो दूसरी बात है जो मैं समझता हूँ जिसका इलाकाई जियो पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक है। और एक जो इनकी इंटरनल कू हुए हैं, और उस इंटरनल उसके नतीजे में अब क्या हुआ है कि पिछले 3-4 साल में खास तौर पर बड़ा इनका दिलचस्प मॉडल है। तो आपको अपेरेंटली ये नजर आता है कि जी मुसल्ह ग्रुप्स भी आपस में तकसीम है, कोई 5-6 मुसल्ह ग्रुप्स है। लेकिन इट्स अ वेरी, ये तकसीम नहीं है, इसको वो अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं। दिस इज अ वेरी डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल, कि जिसमें कमांड एंड कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल की मजबूरियां नहीं है, बल्कि इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। लेकिन वो लॉजिस्टिकली और उसके अलावा जहां पे एक दूसरे को सपोर्ट दे सकते हैं वो सपोर्ट देते हैं। और उन्होंने बहुत सारी टॉप लेवल पे अब एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक भी कर लिया हुआ है। तो उसका भी उनको एक फायदा हुआ है। बाकी आखिर में बस इतना ये जुमला ही कहूंगा कि जो उन पे उनके लिए सोने पे सुहागा साबित हुआ है वो ये है कि वो पिछले 5-4 सालों में जो बलूचिस्तान के सियासी हालात का बिगाड़ है और रियासत और शहरी के ताल्लुक में जो खला है, उसका वो इतना शदीद हो गया कि रिक्रूट तब इनको मिलना जो है वो बड़ा आसान।
सियासत पे आते हैं और इस इंटरनेशनल डिमेंशन पे अगेन, क्योंकि आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, 2 दिन हुए हैं गालिबन कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया दाइश के कमांडर जो एबी गेट मैसेकर में इन्वॉल्व था उसको पकड़ने में और फिर एक्स्ट्राडाइट करने में। तो अगेन एक कॉन्वर्जेशन अब ये, और एफओ फॉरेन ऑफिस ने ये भी कहा कि हम तायद करते हैं अमेरिका की कि वो जो तालिबान के पास गैर मुल्की असला है वो वापस दिया जाए। अब वो कैसे वापस दिया जाएगा, अब क्या प्रोसेस होगा, ये तो नहीं पता, लेकिन एक अगेन टू री इन्फोर्स आपका जो पॉइंट था कि सीआईए और अमरीकी अफवाज की प्रेजेंस और उनकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ और उनकी एयर कवरेज जो थी, वो एक कैपेसिटी मल्टीप्लायर थी पाकिस्तान की रियासत के लिए। और अब वो कोशिश की जा रही है कि अब उन्हें वापस जो है इस मैदान में किसी तरह लाया जाए टू गेट समथिंग आउट ऑन द नेशनल सिक्योरिटी साइड। देखते हैं वो कितना कामयाब होता है, बट मेरे ख्याल में जो है वो थोड़ी देर हो गई है इस इशू को समझने में, और अभी भी पूरी तरह मेरे ख्याल में समझा नहीं गया है पाकिस्तान की रियासत के अंदर के ये कितना बड़ा ब्लंडर था कि अफगान तालिबान को फैसिलिटेट करना इस तरह। एक इशू इसके अंदर रफ़ी जो जुड़ा हुआ है, वो मेरे नज़दीक सियासत के अंदर ही, अब सियासत की तरफ आते हैं, वो ये कि मैं जब गेम आउट करता हूँ, सिनेरियो को समझने की कोशिश कोशिश करता हूँ, एज समबडी जो बाहर से जो है वो सरसरी तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान के इश्यूज पे फोकस करता है, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 8-10 साल में दो इंडिजिनस जो हैं वो ग्रुपिंग्स उभरती हुई हमें नज़र आई बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि बल्कि तीन कह लें चलें, जो कि आईनी सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने इख्तियारात के ऊपर एजिटेट कर रही हैं। और शुरू किया उन्होंने, एक तो तहरीक इंसाफ बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक सियासी कुव्वत है, लेकिन दो जो कुव्वतें उभर के नजर आई इस पेरिफेरी के अंदर, वो महारंग बलोच और उनकी मूवमेंट जो उन्होंने लीड करी बलोचिस्तान के अंदर करना शुरू की, और मंजूर पश्तीन मोहसिन दावर जैसे लोग जो कि पीटीएम की सूरत में उभर के नजर आए। मेरा एनालिसिस एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट ये था कि अगर आप पाकिस्तान की रियासत हैं और आपको अगर मालूम है कि ये इशू जो है बढ़ के और मिलिटराइज हो सकता है, तो आप नियर टर्म में, चाहे वो आपको पसंद ना हो या पसंद हो, महरंग जैसे लोग या मंजूर पश्तीन जैसे लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे ताकि वो एक कनेक्ट बने और एक जो है फ्रंट लाइन या एक हेज की सूरत में अगेंस्ट द अदर एक्टर्स जिनसे आप बात नहीं करना चाहते, जो कि आईनी ढांचे के बाहर रह के जो है वो सिसीड करना चाहते हैं या वायलेंस इन्फोर्स यूज करके अपनी विल इन्फोर्स करना चाहते हैं, वुड हैव बीन अ बेटर स्ट्रेटजी। क्या आप समझते हैं कि ये भी एक और बड़ा ब्लंडर था कि इन ग्रोहों को सिस्टम के अंदर जो कि वो रहना चाहते थे उनको अट्रैक्ट नहीं किया गया, उनको फैसिलिटेट नहीं किया गया, और उसकी वजह से जो ओनली वे आउट था नौजवान नस्ल के लिए, वो फिर मिलिटेंसी बनता गया इस रीजन के अंदर? जी, ये बहुत अच्छा और बहुत दिलचस्प सवाल है। मुझे चूंकि पाकिस्तान में पिछले 8-9 साल काम करके और मैं चूंकि गवर्नमेंट के साथ भी सीनियर लेवल पे काम करता था, तो मुझे बड़े ऐसे मौके मिले जिसमें मुझे समझने की जो रियासती इदारे हैं उनका पर्सपेक्टिव ज़रा देखने और उसकी समझने के एक मौके भी मिले कि क्या थिंकिंग है और वो क्यों इस तरह सोचते हैं और एक्ट करते हैं। तो बड़ी दिलचस्प बात ये है कि ये जो आपने बात की, ये आप तो बड़ी एक आप एक रैशनल हिसाब से सोच रहे हैं, और उस रैशनैलिटी के पीछे आपकी अजम्पशन ये है कि रियासत का जो हदफ है, हदफ ये है कि हालात को ठीक करना और स्टेट और शहरी के दरमियान जो खलीज है उसको कम करना। तो अगर हदफ वो हो फिर तो ये आप वाली सोच बड़ी अच्छी सोच लगती है, बड़ी मस्बत सोच लगती है। बदकिस्मती से मेरे नज़दीक रियासत और रियासती इदारों का हदफ ही ये बुनियादी हदफ नहीं है। उनका हदफ ये है, लेकिन इसके साथ साथ जो इससे शायद अक्सर अवकात वो अहम गोल बन जाता है, मकसद बन जाता है, वो ये है कि अपना कंट्रोल सीड नहीं करना। कंट्रोल भी अपना बरकरार रखना है। अपने जो करीबी अहम तरीन सियासी मफादात है जिसमें सियासी कंट्रोल एक अहम है, उसको भी नहीं छोड़ना। उसको बरकरार रखते हुए
समहाउ मौजिजा एक्सपेक्ट करना है कि जी ये हालात बेहतरी की तरफ जाएं, तो वो कैसे प्ले आउट करता है, लेट मी एलैबोरेट। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान में क्या मसला है। बलूचिस्तान में पिछले 50 साल से रियासत बलूचिस्तान को सियासी इंजीनियरिंग करके अपने मनपसंद लोगों के थ्रू चलाने और कंट्रोल करता रहा है। और पिछले पॉडकास्ट में आपको याद होगा हमने बात की, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किस तरह आपका फेडरल स्ट्रक्चर उनको ये इंसेंटिव देता है आपके सिविलियन मेन स्ट्रीम एक्टर्स को, जो आपके मुल्की सतह की जमातें हैं, कि वो बलूचिस्तान फौज के हवाले कर दें। तो वो ऊपर से तो सियासी कोई प्रेशर नहीं आता। फिर फौज के अगर जब मैं उस पर एलैबोरेट कर दूं, क्योंकि मैं ये आपकी उस वाले पॉइंट को इस कॉन्वर्जेशन से पहले सोच रहा था, एक तरह से अब वो MQM मॉडल बन गया है बलूचिस्तान का, कि उस कंट्रोल के थ्रू अब इस्लामाबाद भी कंट्रोल किया जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वो दैट इलेबोरेट्स के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्यों इतना जरूरी है कि वो हालात खराब होने का रिस्क लेते हैं लेकिन अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना। तो वो कंट्रोल उन्होंने कैसे रखा हुआ है, वो मसनूई क़ियादत के जरिए पिछले, और इसका अनफॉर्चुनेटली इसकी जो बुनियाद है इसको मैं कहता हूं स्टेट सरदार अलायंस। ये संडेमन, ये कॉलोनियल पीरियड में स्टेट सरदार अलायंस की बुनियाद बनी। ये पोस्ट कॉलोनियल स्टेट ने उसको जारी रखी। उसमें फर्क यह आया है पिछले 2 दहाइयों में, जो नीचे सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं, इकोनॉमी में मार्जिनल चेंजेस आई है स्ट्रक्चर में। तो इसमें अब जो हमारा वो क्या, टू यूज टू बोरो क्लासिक मार्क्सिस्ट टर्म, जो हमारी पेटी बुर्जुआजी है, जिसमें ठेकेदार, जिसमें जो मर्केंटाइल क्लास है, जिसमें इनफॉर्मल इकोनॉमी के जो बेनिफिशरीज है, बड़े बड़े स्मगलिंग उसके ड्रग लॉर्ड्स हैं और ठेकेदार, ये भी अब इस रूलिंग कोलिशन का हिस्सा बने हैं। सो इट्स स्टेट सरदार और ये जो नई मर्केंटाइल क्लास है, इसने पिछले 2 दहाइयों में ये भी इसका हिस्सा बनी, तो वो इनके थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब मजे की बात ये है, इन लोगों पे या इस तबके पे रियासत ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये क्या करते हैं इन रिटर्न, ये इन रिटर्न इस्लामाबाद में जब रियासत को अपने कार्ड्स खेलने हो तो ये हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, हाजिर होते हैं। बलूचिस्तान में जो एक बलूचिस्तान का रिवायती सख्तगीर मौकफ है, उसको डाइल्यूट करने के लिए ये लोग अपनी सर्विसेज पेश करते हैं। वसाइल के कंट्रोल सॉरी, जो कुदरती वसाइल है बलूचिस्तान पे, उनके हवाले से जब भी वफाक के साथ कोई मसला हो तो वो कोशिश ये होती है रियासत की कि वो जब ये लोग इक़्तिदार में हो तो उस दौरान वो सारे एग्रीमेंट्स और मसाइल जो है वो भी। रात रात के अंधेर में क्वेटा असेंबली का इजलास होता है, बलूचिस्तान असेंबली का, और अंधेर रात में जो है वो पावर सीड कर दिए जाते हैं फेडरेशन की तरफ कि रेजोल्यूशन आप पास कराया लॉ जाए, पास करें। बिल पास बिल्कुल। कराया जाए। तो ये रियासत इनके थ्रू ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन जो इसमें रियासत को बात नहीं समझ आती वो दो बड़ी अहम बातें हैं। नंबर वन, ये भी जारी बात है, रैशनल एक्टर्स है, बड़े तेज लोग हैं इसमें, बहुत सारे स्ट्रीट स्मार्ट लोग हैं। वो ये कि ये रियासत को वो सुनाते हैं जिनसे इनको लगता है रियासत खुश होगा, इनको शाबाशी मिलेगी। तो वो क्या करते हैं, ये जमीनी हक़ की गलत तस्वीर पेश करते हैं। और दूसरा, ये रियासत के नाम पे जो फिर गलत सही काम हरकतें ये करते हैं, वो इनको एक तरह से खुली छूट होती है। जिसमें ये जब, इसलिए ये जब बलूचिस्तान की बैड गवर्नेंस या करप्शन की बात होती है, इसमें कोई शक नहीं है बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस, के बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस है, बिल्कुल है। लेकिन ये बैड गवर्नेंस रियासत की आशीर्वाद से हो रही है, इसमें रियासत की सरपरस्ती में ये सब कुछ होता है। ये तब 90% तो वही ग्रोह है जो हर एक रियासत का इत्तेहादी है, दोस्त है, साथी है। तो अब जो आपने बात की, उसके लिए आपको इन लोगों की कुर्बानी देनी होगी, इस मसनूई तबके की जिसको साला साल आपने इन्वेस्ट किया है। ये आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी जो इतनी इंट्रेंच्ड है, वो इन्हीं लोगों का एक बड़ा किरदार है उसमें। रियासत क्या करती है, रियासत इन लोगों की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी कुर्बानी दी महारंग, मोहसिन दावड़, मंजूर अख्तर मेंगल जैसे लोगों को, वो तो आपको खरी खरी सुनाएंगे, वो अवाम की बात करेंगे, वो आपकी स्पेस, ये जो इस वक्त हाइब्रिड प्लस 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 मॉडल है, आप आराम से बैठे हैं, सारे इख्तियारात आपके पास हैं, वो आपको ये स्पेस नहीं देंगे। वो अपनी स्पेस रिगेन करने की कोशिश करेंगे। कमाल बात यह कि रियासत को, चूंकि एज आई सेड, मुझे तो ये कई मौके मिले, मैंने करीब करीब से देखा है,
वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, ये करने के लिए तैयार नहीं है। और एंड अगर इसका मतलब बेशक ये हो कि सियासी हालात मजीद बिगड़ेंगे, पार्लिमानी निज़ाम, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की लेजिटिमेसी जीरो होगी, मुसल्ह ग्रुप्स को रिक्रूट ज्यादा मिलेंगे, उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन चलाना निज़ाम इसी मसनूई तरीके से और इन्हीं मसनूई लोगों के साथ है, जिसका फिर नतीजा ये होता है कि वो जो मैं कहता हूं कि ये बेसिकली इनकी गलत हरकतों की वजह से जो इंसर्जेंसी है या जो सख्तगीर मौकफ रखने वाले नॉन वायलेंट बलोच पश्तून कौम परस्त ग्रोह है, उनका मौकफ तो रियासत के उससे मजबूत होता है, इनके अपने गलत पॉलिसी की वजह से। अच्छा, इसके अंदर एक और मेन स्ट्रीम जो एक व्यू मुझे उभरता हुआ नज़र आ रहा है, और उस पर मैं आपका तबसरा चाहूँगा, वो ये कि पाकिस्तान को एक व्यू है मेन स्ट्रीम में कि ये सारा का सारा जो है वो इंडिया करवा रहा है। और अगर इंडिया करवा रहा है, देन द लॉजिक गोज कि पाकिस्तान को भारत से बातचीत का आगाज़ करना चाहिए, और अग्रीमेंट ये होना चाहिए कि हम कश्मीर में जो है, भारतीय कश्मीर के अंदर ऐसे काम नहीं करेंगे जो वहाँ इंसर्जेंसी और वायलेंस को फ़रोग दें, और आप एज अ क्विड प्रो को बलूचिस्तान के अंदर जो कर रहे हैं कार्रवाइयाँ वो रोकते हैं, तो उसकी वजह से बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी। मुझ आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है ये लॉजिक सुन के। क्या पर्सपेक्टिव है कि ये डिलूजन है मेन स्ट्रीम के अंदर एनालिस्ट्स का, या इसमें कुछ सच्चाई भी है कि भारत से अगर अग्रीमेंट हो जाए कि आप जो है वो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की सपोर्ट छोड़ दें, तो सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा? जी, मेरे ख्याल से ये जो माइंडसेट है ये एक गलत अजम्पशन पे बेस्ड है, और वो गलत अजम्पशन ये है कि ये इंसर्जेंसी या ये जो मुसल्ह तहरीक है, इसका बुनियादी ड्राइवर जो है वो भारत का सपोर्ट है। मैं नहीं समझता हूँ ऐसा है। यकीनन इंडिया, बाकी ममालिक, बाकी रीजनल एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट है और वो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते होंगे, उसको मैं रूल आउट नहीं कर रहा, उसका एक अहम किरदार है। लेकिन क्या, अगर आप मुझे पूछें कि इस इंसर्जेंसी या इस तहरीक की जो मजबूती है, उसका जो मोमेंटम है, उसमें कोई बुनियादी किरदार इस फैक्टर का है, तो मैं नहीं समझता क्या है। मिसाल के तौर पर पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ये दुनिया में हमने कभी कभी सुना था कि जो तमिल टाइगर्स की मूवमेंट थी, कि जी आप एक सेक्युलर नेशनलिस्ट मूवमेंट में खुदकश हमलावर, और वो भी खवातीन जाके शुरुआत सुसाइड बॉम्बिंग्स की तमिल टाइगर्स ने दुनिया में रखी थी, एक तरह से मॉडर्न एरा के अंदर। वो मॉडर्न एरा के अंदर वो था। उसके अलावा इसकी बड़ी कम प्रेसिडेंस मिलती है पिछले 3-4 सालों में। उजैर भाई, मुझे नहीं पता पाकिस्तान के मीडिया पे कोई इसकी कितनी अवेयरनेस है। ये अब तो वो सैकड़ों की तादाद तक पहुंचे, दर्जनों की तादाद में खुदकश हमलावर इस तहरीक ने मोबिलाइज किए हैं, और उसमें खवातीन शामिल है। एक नहीं, कई खवातीन उसके बाद जाके खुदकश हमला कर चुके हैं। लेकिन उसमें फैसिनेटिंग बात यह है कि ये तालिबान स्टाइल इंडोक्ट्रिनेशन नहीं है कि जी अभी आपने वो स्टोरी पढ़ी होगी, कोई फिर गुमनाम सा, कोई मशकूक सा पेज है एक अमेरिका में, कोई के उसने खबर ये चलाई कि जो खुदकश हमलावर थी बलोच, उसको जी इंडोक्ट्रिनेट किया गया, और एक कोई बड़ी फेक सी एक स्टोरी बनाई हुई है। वो पूरी कहानी मशकूक लगती है। लेकिन कमाल बात यह है कि जी उसके वीडियोस पे उनको ब्लैकमेल किया जाता है, हैरेसमेंट की जाती है उनको। तो मैंने कहा भाई, कौन सी हैरेसमेंट अपने आप को मरवाने से ज्यादा खतरनाक हो सकती है? मतलब कि किसी को हैरास करके आप खुद को हमले के लिए तो नहीं तैयार कर सकते। सो अनलाइक द तालिबान स्टाइल इंडोक्ट्रिनेशन, जहां पे टीन एजर्स को एक जगह इंडोक्ट्रिनेट किया जाता था, उनको वहां से फिर जाने ही नहीं जाता था जब तक वो मिशन नहीं आता था। यहाँ पे ये चलते फिरते आम लोग सिविल सोसाइटी में, घर में अपने नॉर्मल उसमें रह रहे हैं, अगलों को पता भी नहीं होता। और ये वो, अब ये इंडिया नहीं करा सकता। ये वो ग्रीवेंस जो है वो ग्राउंड पे वो इतना शदीद है, उस ग्रीवेंस की शिदत, और वो माशाल्लाह से रियासत की गलत पॉलिशिंग की वजह से वक्त के साथ इतनी बढ़ गई है कि वो ग्रीवेंस इतना शदीद है कि इसके लिए इंडिया सपोर्ट ना भी करे। जहां पे ग्रीवेंस यहां तक आ गए हो कि खवातीन, प्रोफेशनल मिडिल क्लास जो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक मजबूरी नहीं है, वो जाके अपने आप को उड़ाने के लिए तैयार हो, तो उसमें फिर ऐसी बातें करना वो मजाक खेज है। और मैं समझता हूं कि ये बात भी हाईलाइट करना जरूरी है कि सिर्फ रियासती जो टैक्टिक्स है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बढ़ गई है, ताकत का इस्तेमाल बढ़ गया है, ये सिर्फ उसका भी मसला नहीं है।
समाज में भी तब्दीलियां आई हैं, समाजी शऊरी लेवल भी बढ़ गया है आपका। ये जो जो पाकिस्तान में पिछले 15 सालों में एक लिटरेचर की ग्रोथ है कि जी इमर्जेंस ऑफ अर्बन मिडिल क्लास, टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन, कि इसने बड़ा शऊर दिया है। उसकी पेरिफेरी में सो मारंग, मोहसिन दावड़, मंजूर पश्तीन और इमरान खान में एक सिमिलैरिटी जरूर है। वो ये कि इनमें एक सिमिलैरिटी है कि इनका जो कोर सपोर्टर है वो अर्बन है, वो पढ़ा लिखा, हायर एजुकेशन, और वो मीडिया सेवी है। ये जो पेरिफ्री में अर्बन मिडिल क्लास की रिफ्लेक्शंस है वो आपको बलोच मसला तहरीक में, वो मारंग की तहरीक में, वो अली वजीर, मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़ की तहरीकों में, वो इन जमातों में आपको नजर आते हैं। पाकिस्तान प्रॉपर में आपको वो पीटीआई की सूरत में नजर आती है। तो समाजी लेवल पे भी शऊर बढ़ गया है। तो जो इनटॉलरेंस या जो पहले रियासत एक कर जाती थी एंड रियासत कुड गेट अवे विद इट, अब हालात ये हैं कि समाज भी उस लेवल पे उसकी नजर ज्यादा है, वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं। तो ये दोनों चीजों ने कंट्रीब्यूट किया है कि जो ग्रीवेंस है और जो खलीज है वो इतना बढ़ गया है कि लोग बड़ी तादाद में, दर्जनों की तादाद में एक शहर में जी 12 फिदाई बेच दिए, और उनमें से कोई भी वापस जिंदा आने के लिए तैयार नहीं होता। और आई थिंक जो रियासत की स्ट्रेटजी है, मेन स्ट्रीम के अंदर भी, पेरिफेरी तो दूर की बात है, मेन स्ट्रीम में वो बच्चों को कह रहे हैं कि आप अपने काम से काम रखें और नेगेटिव प्रोपागेंडा और सोशल मीडिया और उससे दूर रहें, क्योंकि ये तो अगर ये आपका स्ट्रेटजी है कि इस तरह आप विन ओवर करेंगे एक अलग जनरेशन को जिसका पर्सपेक्टिव ही अलग है, वो कनेक्टेड डिसेंट्रलाइज मीडिया से हैं, तो आई ऑल वी कैन से इज गुड लक। सियासत की तरफ एक और सवाल मेरा, बिफोर गोइंग टू द आपके पेपर और उसकी की जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उसके ऊपर आने की तरफ, कि आपने कहा कि क्वेटा में सियासी सरदवाएं थोड़ी बहुत चल रही हैं। मैं जो सुनता हूँ पर्टिकुलरली इस्लामाबाद और लाहौर के लोगों से, वो ये है कि इस वक्त बड़ा कंफर्ट लेवल है। जो निज़ाम जिस तरह बनाया गया है जो 2024 के रिग्ड इलेक्शंस के बाद, कि जुडिशरी भी काबू में आ चुकी है किसी हद तक, पार्लियामान उनका रबर स्टैंप है, और जो बड़ी चीज़ें चाहिए वो हो गई हैं और वो होती चली जा रही हैं, पीका की तरमीम भी हो गई, और सिस्टम इस वक्त बड़ा सेफ और सिक्योर है। क्या ऐसा ही है बलूचिस्तान के अंदर भी, कि सिस्टम जो बनाया गया है वो बड़ा सेफ और सिक्योर है, या क्या खतरात हैं जो आप देख रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर? अगेन आस्किंग, क्योंकि मैं कनेक्ट करूंगा उसी पॉइंट से कि अगर आप बलूचिस्तान लूज करते हैं तो इस्लामाबाद के अंदर उसकी रेपरकशंस बड़ी जो है वो गंभीर होती हैं, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द बलोच लेजिस्लेटर्स इन इस्लामाबाद फॉर द कोalition। तो क्या आप देख रहे हैं सियासी मंजरनामे पे बलूचिस्तान ऐसा में? खतरा नहीं देख रहा कि बलूचिस्तान को लूज कर रहे हैं। और मेरी भी, मैं आपकी इस रीडिंग से इत्तेफाक करता हूँ मरकज के लेवल पे कि गेम कंट्रोल में है इस वक्त। और अगले कम से कम 2 साल तक तो मुझे यही नज़र आ रहा है। मेरी अपनी रीडिंग ये है कि 2027 में जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात आएगी, तो उस वक्त कोई जो भी सियासी हालात ख़राब हो सकते हैं, और उसमें कोई पोटेंशियल कोलैबोरेशन बिटवीन पीटीआई और जो नए पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं अगले उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, उनके दरमियान कोई टैसिट कोलैबोरेशन के थ्रू कोई सियासी हालात के ख़राब होने के इम्कानात हैं। और आई थिंक तब पीपल्स पार्टी भी ज़रा विद्रॉ कर लेगी, क्योंकि 3-4 साल वैसे ही गुजरे होंगे और 1.5 साल इलेक्शन में बचा होगा। तो वो उसका भी भी अलग चाहे, मसला चल रहा है सिंध के अंदर कनाल्स के ऊपर, तो या आई एग्री। जी, तो वो भी चाहेंगे कि इस रजीम से अपने आप को डिसोसिएट करे। तो 2027 तक तो मुझे मरकज में स्टेबिलिटी नजर है। बलूचिस्तान की कहानी जरा अलग है। बलूचिस्तान में ये जो इन हाउस चेंज होता है, ये म्यूजिकल चेयर, ये मतलब ये नहीं कि कंट्रोल लूज करे, इसे तो कंट्रोल पक्का हो रहा होता है। क्योंकि बंदर बांट है रियासत ने इधर, तो कोई नजरियाती कोई ग्रोह या पार्टियां तो नहीं है। पार्टियां तो ये रातों रात रियासत बना देता है और उनको इख्तिदार में लाता है, तो फिर उनको सबको अपीज भी करना होता है। तो बारियां लगी बच्चा पैदा, बाप के लिए बच्चा पैदा करने 9 महीने लगते हैं, ये बात कर रहे हैं। तो अब वो बाप तो चली गई, अब बाप के जो बच्चे हैं तो उनके आपस में वो सब कहते हैं कि भाई आपने, मुझे याद है बलूचिस्तान का एक मशहूर वो सरदार भी है और रियासत के साथ एक करीबी ताल्लुक भी रहा है। तो 2018 में
वो जरा पहले ही, तो वो कोई 10 साल सियासत से जरा उठ रहा था, तो उसने बड़ी भागदौड़ की होगी। तो वो 2018 में इलेक्शन, अभी बाप नहीं बना था, बाप तो काफी आखिरी दिनों में बना था, तो वो रियासती इदारों के इशारे पे ही पीटीआई में चला गया था। तो जब वो पीटीआई में चला गया, इधर गेम पलट गई, आखिरी दिनों में बाप बना दी। तो और जब बाप की हुकूमत आ गई, वो मिनिस्टर भी रहा, प्रोविंशियल मिनिस्टर, लेकिन वो जरा इससे ज्यादा उसकी तवक्कुआत थी। तो बाद में जब वो एक दिन फ्रस्ट्रेट हुआ, नाराज हुआ, तो वो बेचारे की दिल से उसका जो वो निकली, वो कहता है कि अगर आपने बाप ही बनानी थी तो फिर हमें पीटीआई में क्यों भेज दिया वक्त से पहले। तो तो इधर भी इन्होंने चूंकि कुछ को पीपल्स पार्टी में भेजा हुआ है, कुछ मुस्लिम लीग नून में है, और बाप की जो पुरानी कुछ छोटी सी टीम रह गई है वो भी तैयार है। तो बलूचिस्तान में ये होगा मुझे लगता है, रिगार्डलेस ऑफ द मरकज कंट्रोल रहेगा, लेकिन म्यूजिकल चेयर होगा। तो वो कब है, वो 2 साल पूरे होने के बाद या 2.5 साल पूरे होने के बाद, आई थिंक एक चेंज, इन हाउस चेंज आ जाएगी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप स्ट्रक्चरल इशू की तरफ आते हैं। आपने पेपर भी लिखा और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा फॉर दोज हु वांट टू डाइव डीपर, कि ये इशू जो है आप अपनी रिसर्च में देखते हैं कि ये एक स्ट्रक्चरल आईनी जो सिस्टम का इशू है वो एट द कोर है। तो ज़रा समझाएं कि गिवन ऑल ऑफ दिस जो हमने बात की, सिक्योरिटी, सियासत का बंदरबांट, इन्फ्लुएंस जो है इस्टेब्लिशमेंट का, और आईनी तरमीम की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं 18वीं आईनी तरमीम की, तो क्या हैं वो स्ट्रक्चरल ड्राइवर जिन्हें चेंज होना पड़ेगा बलूचिस्तान की सिचुएशन और बाय एक्सटेंशन पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन को स्टेबिलिटी लाने में? जी शुक्रिया। अभी भी हमने कुछ उसका इनडायरेक्ट जिक्र किया, और आपके साथ पहले पॉडकास्ट में भी हमने जिक्र किया था। जो मैं समझता हूँ, दो बुनियादी जो सिस्टेमिक ड्राइवर्स है बलूचिस्तान की अंडर डेवलपमेंट का, बलूचिस्तान के मसाइल का, तो उसमें एक मैंने जिक्र किया था कि जो आपका फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें फेडरल डिजाइन है, आपका फेडरल मॉडल है। और दूसरा जो इनफॉर्मल पावर रिलेशंस है, जो बेसिकली रियासत और फौज का जो कंट्रोल है बलूचिस्तान पे, और ये बाकी सारी चीजें पर उसके प्रोडक्ट्स है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ताकत का इस्तेमाल, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द डीपर इशू। और वो डीपर इशू क्या है कि द डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री ओवर बलूचिस्तान पॉलिसी। तो इन पे तो काफी बात हो चुकी है। जो फेडरल मॉडल है, अ, तो ये यही दो मसाइल आज भी बेसिकली हर उसका जड़ इन तक पहुंचता है। फेडरल मॉडल में बुनियादी फ्लॉ, जिसके भी आपके पॉडकास्ट में जिक्र किया था, मैं उसकी तफसील बनी जाऊंगा, सिर्फ ब्रीफली रिपीट करूंगा कि जो पाकिस्तान का मौजूदा वफाकी निज़ाम है वो एक मेजॉरिटेरियन फेडरल मॉडल है। और वो मेजॉरिटेरियन फेडरल मॉडल जो है, हर वो सियासी जमात जो वफाक में इक़्तिदार में आना चाहती है, उसको जीरो इंसेंटिव देता है कि वो बलूचिस्तान का ख्याल रखे या बलूचिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। और ये बात समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में, और ये बहुत सारे पश्तून बलूच कौम परस्तों की भी मिस परसेप्शन है, वो इसीलिए मायूस हो जाते हैं। अभी देखें, पिछले 20 साल में, पिछले 40 साल में, हर जमहूरी तहरीक में आपको बलूचिस्तान या पश्तून बलोच कौम परस्त फ्रंट लाइन में नजर आते हैं। अभी भी नज़र आ रहे हैं, अभी भी अचकजई नजर आ साहब आगे हैं बिल्कुल। अचक साहब पिछले 30 साल से हर जमहूरी तहरीक में फ्रंट लाइन पे होते हैं। लेकिन जो उनको समझ नहीं आ रही है वो बात, वो ये है कि बलूचिस्तान का मसला जमहूरियत का ना होना बुनियादी मसला नहीं है। बलूचिस्तान का मसला ये है कि जमहूरियत के होते हुए बलूचिस्तान का कोई मसला हल नहीं हो सकता। क्योंकि इसको अगेन ऑडियंस के लिए आसान अल्फाज में, और अगर मैं ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। पाकिस्तान का जो नेशनल असेंबली और सेनेट का निज़ाम है इस वक्त, जिस तरह मैं देखता हूँ, वो ये है कि अगर इलेक्शन हो रहा है, अज्यूम करें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कोई उसमें फॉर्म 47 कुछ ना हो, कोई प्री पोल रिगिंग ना हो, अगर आप एक कंपेरेटिव सियासी पार्टी हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पौने 2 सूबे जीतना है। डेढ़ पे काम चल जाता है। डेढ़ सूबा आप जीत लें, पंजाब प्लस हाफ सिंध हाफ खैबर पख्तूनख्वा, तो आपकी हुकूमत जो है वो आराम से बन जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ, यही मसला है। जी, बुनियादी मसला ये है कि अगर आप नॉर्थ सेंट्रल पंजाब जीतें और फिर बाकी कुछ साउथ पंजाब, कोई एक दो खैबर पख्तूनख्वा या सिंध से, और कोई एक दो कोलिशन पार्टनर है, तो आप पाकिस्तान पे आराम से हुकूमत कर सकते हैं। बलूचिस्तान की चूंकि ये जो 342 सीटों की पार्लियामेंट है, उसमें बलूचिस्तान की जो 19 सीटें हैं मुंतखब और रिजर्व मिला के, और वो भी चूंकि पश्तून बलोच डिवाइड रहा है बलूचिस्तान में, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को
इंसेंटिव नहीं देती कि वो बलूचिस्तान की ज्यादा फिक्र करें, और इसलिए दे डोंट केयर। ये मैं हमेशा कहता हूं, ये भुट्टो साहब से शुरू होता है। भुट्टो साहब ने भी उन हालात में जब बड़ी मुश्किल तरीके से ब्यूरोक्रेसी और फौज को काबू कर लिया था, बलूचिस्तान की जैसी बारी आई, उन्होंने पहले ही उसमें फुर्सत में ही फौज के हवाले कर दिया। इसकी वजह यह है कि उस वक्त भी भुट्टो साहब को पता था, या इसके बाद जितनी सियासी जमातें हैं, इनको पता है कि बलूचिस्तान इनको ना इक्तदार में लाने में कोई किरदार अदा कर सकता है, ना हटाने में कोई किरदार अदा कर सकता है। इक्तदार में लाना या हटाने का जो ताकत है वो इन खितों के पास है, नॉर्थ सेंट्रल पंजाब, या जिनका कौमी असेंबली में वजन ज्यादा है। अब इसको काउंटर करने के लिए सेनेट आपने बनाया। सेनेट का मकसद ये था टू काउंटर द टिरेनी ऑफ द मेजोरिटी इन द नेशनल असेंबली। लेकिन सेनेट के चूंकि वो इख्तियारात नहीं होते और सेनेट के इलेक्शंस इनडायरेक्ट है, तो वो सेनेट हैज प्रूवन टू बी एन इनइफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉलर प्रोविंसेस। नतीजतन बलूचिस्तान की इस वफाकी निज़ाम में वजन जो है वो कराची शहर या कोई बड़े शहर, लाहौर शहर, इनसे भी कम है। क्योंकि वो फिर भी छोटे शहर है। अगर आप लाहौर को डेवलप करना चाहे, लाहौर के वोटर को अपीज करना चाहे, तो ज्यादा से ज्यादा 60-70 किलोमीटर रेडियस का शहर है। तो बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हाफ टेरिटरी है। तो उधर को तो आप कैसे अपीज, कॉस्ट भी ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ अपीजमेंट भी ज्यादा है। तो इस स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जमहूरी अदवार में भी इसीलिए बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होता। इसीलिए महमूद खान अचकजई, ये बाकी जितने बलूचिस्तान के बलूच पश्तून रहनुमा है, ये जमहूरी तहरीक में फ्रंट लाइन में होते हैं। जैसी हुकूमत आती है ये नाराज होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इनका कोई बुनियादी मसला हल नहीं होता। उसका नुकसान क्या हुआ है इन केस ऑफ द बलूच? बलूच के केस में यह नुकसान हुआ है कि पिछले 20 साल में बलूच कौम परस्तों और बलूच मुसल्ह ग्रुप के दरमियान एक लड़ाई जारी थी, जिसमें मुसल्ह विंग का मौकफ यह था कि पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम से बलूच के मफादात और हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। जबकि ये बलूच कॉम्परस ये कहते थे कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम पाकिस्तान से जंग लड़ सकें, तो हम पार्लिमानी और सियासी जदोजहद के थ्रू ही अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो इस निज़ाम ने उस नैरेटिव को साबित किया। बलोच इंसर्जेंट्स के नैरेटिव को तकवीत मिली है। अभी ये जो अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दिया और पार्लिमानी सियासत को एक पता नहीं रेडी की दुकान से तशबीह दी है, ये उस बलोच इंसर्जेंट नैरेटिव की जीत है जो रियासत को समझ नहीं आ रही, या इवन पंजाब के सिविलियन हुक्मरानों को समझना चाहिए। वो ये है कि जब आप जमहूरी दौर में बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं होते, तो आपने उस बलोच इंसर्जेंट के नैरेटिव को, बेसिकली उसकी जीत को आपने साबित किया है कि जी पार्लिमानी निज़ाम, सियासी रास्ते और गैर मुसल्ह रास्ते से बलोचों के बुनियादी हकूक का न सिर्फ ये कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता, बल्कि उनके बुनियादी कोई मसला हल नहीं हो सकता। और ये वो खतरनाक नैरेटिव है जिसकी वजह से 18वीं तरमीम के बाद, आपको याद है, एक विंडो मिली थी 18वीं तरमीम। मैं समझता हूं इट डिड ऑफर अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। बलोच कॉम्परस बढ़ चढ़ के कौमी दायरे में आ गए हैं, अलाइंसेस बनी पंजाब की सियासी जमातों के साथ। इमरान खान ने जब 2014 में धरने दिए, ये बलोच पश्तून कॉम्परस फ्रंट लाइन में थे नवाज शरीफ के साथ खड़े होके। लेकिन वो 2-3 साल को छोड़ के रियासत ने दोबारा वही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, कंट्रोल, 2 साल इसको बिठाओ। आपने कभी ये सोचा पिछले 10 साल में बलूचिस्तान में 6 चीफ मिनिस्टर आए केयर टेकर्स को निकाल करके? पीसीबी वाला हाल है बेसिकली। पीसीबी वाला हाल है। इस तरह कैसे सूबा चलेगा? यानी दिस इज अ जोक, दिस इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ बलोचिस्तान। 6 चीफ मिनिस्टर केयर टेकर को निकाल के, ये किस सूबे में हुआ है? अच्छा अभी ये देखें, ये जो अभी 2024 के इलेक्शन हुई है, मेरे ख्याल से मैं और आप शहजाद के पॉडकास्ट पे डिस्कस कर रहे थे इलेक्शन वाले दिन, बलूचिस्तान के रिजल्ट जो है। बलूचिस्तान में वहां पे ग्राउंड पे ये एक बात मशहूर है कि पहले जो थी सिलेक्शन होती थी, इस दफा ऑक्शन हुआ है। और काफी जगहों पे लोगों का ये व्यू है, कराची में भी ये व्यू था कि ऑक्शन हुआ है बहुत जगहों पे। बस जबरदस्त। तो बलूचिस्तान में इस दफा ये हुआ कि बलूचिस्तान के स्टैंडर्ड से भी रिकॉर्ड टूट गए। पहले ये होता था ना कि दूसरे तीसरे नंबर पे एक इलेक्टेबल्स को लाया जाता था। इस दफा इलेक्टेबल भी नहीं, इलेक्टेबल रूरल बलूचिस्तान में लाए गए हैं, लेकिन ऐसे 5वें नंबर पे आदमी, 6ठे नंबर पे आदमी, उसको नंबर 1 कर दिया गया। और पैसों का ऐसा इस्तेमाल हुआ है। मैं जानता हूं ऐसे लोग हैं बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली में जिन्होंने इस इलेक्शन में 50 से 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इमेजिन, सूबाई असेंबली की सीट,
ये 50 से 60 करोड़ रुपए आए कहां से? और जब आप 50 से 60 करोड़ रुपए एक सूबाई असेंबली की सीट पे खर्च करेंगे, तो आप रिकवर कैसे करेंगे? आपने अगले इलेक्शन के लिए भी कोई 70 75 इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिगर जो है 75 करोड़ रुपए उसके लिए बचाने होंगे। कोई 70 75 करोड़ रुपए तो आपने सेविंग भी करनी होगी, आपने अपनी वो भी तो मेंटेन रखनी है। तो जस्ट इमेजिन, और ये मैं कोई बहुत ज्यादा ना हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, ये मैं वो फिगर शेयर कर रहा हूं जो मुझे पता है। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि जहां पे ये हालात हो, दिस इज अ जोक टू द पीपल ऑफ बलोचिस्तान। आई थिंक इससे जुड़ा हुआ एक जो इशू है, अगेन क्योंकि मैंने रूहान के साथ ये एक पेपर भी लिखा था न्यूज़ लाइन इंस्टीट्यूट के लिए, कि वो आपकी स्मगलिंग और इलीगल इकोनॉमी का है ना। ये जो शख्स हैं जो 50 60 70 करोड़ खर्च कर रहे हैं, उन्होंने ये कमाने हैं जैसे आपने कहा वापस। अब बलूचिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा जो कोर है वो इलिसिट इकोनॉमी है, स्मगलिंग है, रैकेटियरिंग है, ये सब है। उस इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है आपका पूरा का पूरा चेक पोस्टों का निज़ाम, और उसमें फॉलो थ्रू। वो पे आउट्स होते हैं, वो पे आउट्स किनको होते हैं वो आप सुनने वाले ज़्यादा समझ सकते हैं। लेकिन जब वो पैसा घूमता है सिस्टम के अंदर इलिसिट इकोनॉमी का, तो वही पैसा जो है वो मिलिटेंसी की तरफ भी जाता होगा कोई ना कोई, क्योंकि आप पूरे कार्टेल को तो चेक नहीं रख सकते ना कि कौन कहाँ से कैसे मिला हुआ है। और फिर वही हथियार प्रोक्योर होते हैं, वही हथियार इस्तेमाल होते हैं फॉर द सीजेस दैट यू आर डिस्क्राइबिंग। और ये एक पूरी साइकिल है जो कि स्टार्ट होती है एट दिस वेरी टॉप, जिसका आपने बिल्कुल ज़बरदस्त आइडेंटिफाई किया है कि इशू क्या है। इस पे मेरा एक क्विक सवाल रफ़ी भाई, वो ये कि मेजॉरिटेरियन बायस है सिस्टम के अंदर इस्लामाबाद के, उसे चेंज करना तो एक बहुत ही नियर इम्पॉसिबल टास्क है, बिलखुसूस आज की सियासी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि उसका एक इवन बेस्ट केस सिनेरियो में पॉलिटिकल इकोनॉमी इम्पैक्ट है नॉर्थ सेंट्रल पंजाब के ऊपर, सेंट्रल पंजाब के ऊपर। तो वो एक बड़ा हरक्यूलियन टास्क होगा। आपको स्टेट्समैन, मैन नहीं, स्टेट्समैन एंड वुमेन चाहिए होंगे, मतलब 6 7 लोग चाहिए होंगे जो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ताकत रखते हो, बहादुरी रखते हो। बेस्ट केस सिनेरियो तो नहीं होता, चलें। मेरा व्यू एक था कि मैं ग्लांस कर रहा था आपके पेपर में, आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स ऑन दिस। वो ये कि अगर करंट स्ट्रक्चर में ट्रू एंड मीनिंगफुल डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, यानी कि लोकल निज़ाम तक पावर दिया जाए शहरियों की तरफ, बिलखसूस बलूचिस्तान में, बट इवन कराची जैसे शहरों में, या सिंध के छोटे जो शहर हैं, या साउथ पंजाब के छोटे जो शहर हैं, वहाँ डेवॉल्व किया जाए, तो काफ़ी हद तक ये जो जो महरूमी का इशू है वो सॉल्व हो सकता है। क्योंकि अगेन जो कोर मसला है शहरियों का, वो लोकल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। स्कूल, अस्पताल, बेसिक हेल्थ यूनिट, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल टैक्स कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। तो जब आप मजॉरिटेरियन बायस अगर रखें भी, लेकिन आप पावर जो आइन 18वीं आइनी तरमीम के बाद और ज़्यादा डिवॉल्व होना था, सूबों से नीचे लोकल तक जाना था, वो नहीं हुआ। तो अगर आप ये भी कर दें तो मेरे नज़दीक एक बड़ा शिफ्ट आएगा बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स, पॉलिसी और इंसर्जेंसी में। एम आई राइट और एम आई जस्ट टू बेसिक इन माई अंडरस्टैंडिंग? मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करूंगा इस बात को। ये बहुत अहम सवाल है और अक्सर मुझसे पूछा जाता है। तो प्लीज मुझे अलाउ करें कि मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली इसको पैरामीटर सेट करूं। फेडरलिज्म में जो सारी डिबेट है उसका एक निचोड़ ये है कि एक अच्छा फेडरल निज़ाम क्या होता है। अच्छा फेडरल निज़ाम कोई वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उसमें उसूल है। उसूल ये है कि कुछ ऐसे इख्तियारात जो मरकज के पास होने चाहिए वो मरकज के पास हो, कुछ इख्तियारात जो आप समझते हैं निचले लेवल्स पे होने चाहिए वो निचले लेवल्स पे आप डिवॉल्व करें। चैलेंज ये होता है, इसको कहते हैं जो डिवोल्यूशन, उसको हम कहते हैं सेल्फ रूल दे, एक डिग्री ऑफ सेल्फ रूल इंश्योर करें। और ऊपर जो है, ऊपर शेयर्ड रूल होना चाहिए कि जो मरकज के पास हो वो फिर सारे फेडरेटिंग यूनिट्स मिलकर उन मामलात को देखें। अच्छे फेडरल निजाम को डिजाइन करने में चैलेंज ये होता है कि शेयर्ड रूल और सेल्फ रूल के दरमियान वो ऑप्टिमल बैलेंस कहां पे होगा। अब इस हिसाब से अगर आप देखें 18वीं तरमीम और ये जो आपका वाला सवाल है, पाकिस्तान के वफाकी निजाम में दो बड़ी खामियां थी। वो ये थी कि इसमें न सेल्फ रूल था न शेयर्ड रूल था। 18वीं तरमीम ने एक खामी को एड्रेस किया है, वो भी कागज की हद तक। वो क्या किया कि 18वीं तरमीम ने सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ शेयर्ड रूल, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक तो बहुत, आई थिंक इंडिया से ज्यादा इस वक्त हमारा डिवॉल्ट फेडरल स्ट्रक्चर है, वो 18वीं तरमीम ने इंश्योर किया। और डेफिनेटली जो आप सजेस्ट कर रहे हैं वो सेल्फ रूल की तरफ एक अगला अहम कदम है कि आप लोकल गवर्नमेंट्स को
एम्पावर करें। लेकिन जो मैं बात हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये, इस पे तो कंसेंसस है, यानी आई फुली एग्री। वो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं जिस पे लोगों को का उस तरफ ध्यान नहीं जाता कि ये जो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स पे सिर्फ फोकस करके हम अनजाने में हम भूल जाते हैं कि जब तक मरकज में शेयर्ड रूल इंश्योर नहीं करेंगे आप, ये जो सेल्फ रूल है ये इंश्योर नहीं हो सकता। और मेरे पेपर में आप देखें, मैंने यही बात तो की हुई है कि आपने फॉर्मली तो ऑटोनॉमी दे दी, लेकिन इनफॉर्मली अभी भी फौज का कंट्रोल बल्कि बढ़ गया है। और फौज का कंट्रोल क्यों बढ़ा है? क्योंकि जब तक मरकज में शेड रूल ही है, मरकज में शेड रूल का इधर फौज के कंट्रोल से ताल्लुक है। वो ताल्लुक क्यों है? कि जब तक वफाक में पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीएमएलएन को इस बात का डर ना हो कि भाई बलूचिस्तान ऐसे मैं किसी के हवाले नहीं छोड़ सकता, कराची में ऐसे किसी के हवाले नहीं छोड़ सकता, कराची का वोटर मुझे सजा दे सकता है इलेक्शन में, बलूचिस्तान का वोटर मुझे सजा दे सकता है, तब वो रेजिस्ट करेगा। सो आपका जो सेल्फ रूल की तरफ कोशिश है, काविश है, वो भी हकीकी मानों में तब होगा जब वफाक में शेयर्ड रूल होगा। इस वक्त वफाक में शेयर्ड रूल के ना होने का मतलब यह है कि एक तो जनरली बहुत सारे मसलन अफगान पॉलिसी ले लें। अब अफगान पॉलिसी का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदअमनी और दहशतगर्दी के साथ गहरा ताल्लुक है। एंड सबसे ज्यादा कीमत खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने अदा की है, बलूचिस्तान के लोगों ने अदा की है। अब अफगान पॉलिसी अगर मरकज में बन रही है और मरकज में शेयर रूल नहीं है, तो यू कैन सी कि वो डायनामिक्स किस तरह खराब होंगे। सो शेयर्ड रूल मरकज में जब तक नहीं आएगा, मीडियम से लॉन्ग टर्म में बलूचिस्तान या छोटे सूबों के मसाइल हल नहीं हो सकते। वो शेयर्ड रूल लाने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप छोटे सूबे मजीद क्रिएट करें, जो पंजाब एज ए फेडरेटिंग यूनिट की हेजमनी है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है इस वक्त, वो ऑफिशियल है। उसको डाइल्यूट करने के लिए आपको छोटे सूबे बनाने होंगे। दूसरा, सेनेट के इख्तियारात बढ़ाने होंगे, सेनेट के इलेक्शंस डायरेक्ट करने होंगे। इसके साथ आपको बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करना होगा। तो ये पैकेज अगर बनेगा, मैं समझता हूं बहुत सारी जो इंसेंटिव्स के इश्यूज है, जो परवर्स इंसेंटिव ये सिस्टम ऑफर करता है, वो एड्रेस होंगी। तब एक सही मानों में हम हकीकी वफाकी निज़ाम की तरफ जा सकते आप ये जब समझा रहे थे तो मुझे एक तरह से, क्योंकि मैं अमेरिका में बैठा हूँ, आजकल अमेरिका का लेफ्ट की तरफ जो डिबेट है वो इसकी ऑपोजिट बन चुका है। क्योंकि वो कहते हैं कि क्योंकि छोटे सूबे और उनका जो एक किरदार है सेनेट में वो बहुत ज़्यादा है, आबादी कम है और वो राइट की तरफ लीन करते हैं, तो उनकी वजह से हम कुछ काम नहीं कर सकते। क्योंकि हर दफ़ा जो है उन्होंने तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ ही जाना है। और चूंकि 50-50 का स्प्लिट है या 52-48 का हो जाता है ज़्यादा बेस्ट केस सिनेरियो में पिछले 8-10 साल में, तो हमें ये चेंज करना है और इसको किसी तरह सॉल्व करना है। क्योंकि छोटे सूबों का ये जो टायरनी है हैं। माइनॉरिटी की, ये बड़ी खतरनाक है। तो मैं उन्हें कभी कभार जब मेरी बात होती है डिटेल में दोस्तों से जो अमरीकी सियासत पे फोकस करते हैं, मैं उन्हें यही पाकिस्तान की बात समझाता हूँ कि भाईजान दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो और बुरे हालात हो जाएंगे। क्योंकि आप जो है वो इन्फ्लुएंस कम कर रहे हैं उन लोगों का जिन्हें आपसे जो है वो तकलीफ ज़्यादा है। और अगर जी। आप तकलीफ उनकी नहीं सहेंगे शेयर्ड सिस्टम के अंदर, तो एक ऐसा पेंडोरास बॉक्स खुल सकता है जो फिर यूनाइटेड स्टेट्स को शायद यूनाइटेड ना रहने दे। और ये एक ब्यूटी थी मेरे ख्याल में अमरीकी कॉम्प्रोमाइज़ की, जो कि 200 साल पहले किया गया। ऑफ कोर्स आजकल अमेरिका में लेफ्ट पे लोग जो है वो उसे बुरा मैं इस मनाते पे हैं। दो ऑब्जर्वेशंस दूंगा, मैं इस पे जी दो क्विक ऑब्जर्वेशंस दूंगा। एक तो ये कि आई थिंक ऑन एनी डे, इफ आई हैव टू चूज बिटवीन द tyranny ऑफ द माइनॉरिटी एंड द tyranny ऑफ द मेजॉरिटी in terms of the formal power sharing structures, I think tyranny of the minority in terms of the formal power sharing structures वो ज्यादा नुकसानदेह। वो इसलिए कि जो डिफैक्टो पावर है वो मेजॉरिटी की वैसी इतनी होती है कि आप ये छोटे फॉर्मल स्ट्रक्चर में, ये बल्कि टिरनी नहीं होती, ये एक तरह से वीटो टाइप का बिल्कुल बिल्कुल। उनको पावर आप दे देते हैं। बाकी चूंकि ओवरऑल जो इनफॉर्मल डिफेक्टिव पावर होता है सियासत में, इक्तसाद में, समाज में, वो मेजोरिटी का इतना होता है कि माइनॉरिटी ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बचा लेगी। दूसरा, आई थिंक ये भी दिलचस्प है कि ये तो वही वाला आर्गुमेंट है ना जो बलूचिस्तान और सिंध पे हमारे लेजी इंटेलेक्चुअल लगाते हैं कि जी ये तो सियासी शऊर नहीं है, ये तो सिर्फ पीपल्स पार्टी को ही सिंध वाले, इंटीरियर सिंध वाले वोट देंगे। बलूचिस्तान वाले सरदारों को इनसे बंदा पूछे कि भाई किस पीटीआई ने, मुस्लिम लीग नून ने आके रूरल सिंध के वोटर को अपीस करने की, उसको उसके इंटरेस्ट की कोई बात कही है, या अपना आपने सपोर्ट बेस कल्टिवेट करने की कोशिश की है, किसने बलूचिस्तान में की है?
आपने मैदान खाली छोड़ा हुआ है, और वो इसीलिए छोड़ा हुआ है कि आपको ये पता है कि इनकी आपको इख्तिदार में लाने या हटाने में ये ज्यादा कुछ इनका किरदार नहीं है। तो फिर आप अपनी नाअहली और अपनी जो आपकी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस है उसका बोझ सिंध या बलूचिस्तान के लोगों पे डालने की बजाय, तो आई थिंक लेफ्ट अमेरिका को भी ये सोचना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों का बयानिया क्यों इतना रेलेवेंट है, और अगर इसको सारा सिर्फ और सिर्फ हम रेसिज्म तक महदूद करें कि वो एक्सप्लेन करती है, तो दैट्स अ वेरी, वो कराची का मेरा दोस्त रियाज लेजी मलिक, इंटेलेक्चुअलिज्म। हाँ वो उसको क्या कहता है, हल्का, हाँ ये बड़ी हल्की एक्सप्लेनेशन है। हल्की है, बिल्कुल हल्की है। इसके अंदर अगेन मैं इंडिया का एग्जांपल सोच रहे थे जब आप ये बात एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर हम बीजेपी का फिनोमेनॉन देखें तो वो इस बात की जो है वो एविडेंस भी हमें देता है कि इंडिया के, क्योंकि एक परपेचुअल इलेक्शन साइकिल में रहता है वो मुल्क, और वहाँ वन इलेक्शन की बात हो रही है फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन क्योंकि एक परपेचुअल इलेक्शन की का माहौल होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी कभी भी आपको जो है वो खेल सकती है दूसरी तरफ, रूल से ऑपोजिशन की तरफ। तो पिछले 10 साल में मैंने इंडिया में देखा है कि दिस इज वाई द बीजेपी इंक्रीजिंगली कोशिश कर रही है कि वो compete करे साउथ इंडिया में। कर्नाटका में उन्होंने कोशिश की अपने इनरोड्स बनाने की, तमिलनाडु में फेल हो रहे हैं, लेकिन कोशिश जारी है वोट वहां जीतने की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश या गुजरात या बाकी जहां वो डोमिनेट करते हैं कोट अनकोट हिंदी हार्टलैंड के अंदर, वो कभी भी हाथ से फिसल सकता है। और अगर वो हाथ से फिसला तो उनके पास ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर किसी और रियासत में होना चाहिए, ताकि उनके पास जो है वो सीट एट द टेबल रहे। और यही पावर है उस फेडरल स्ट्रक्चर का जो प्रोटेक्ट करता है तमिलनाडु को या केरला को फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर एग्जांपल, जो कि पाकिस्तान की साइज का एक बेसिकली सूबा है आबादी के लिहाज से। तो मैं वो सोच रहा था कि अगेन अगर आप छोटे सूबे बनाएं तो एक अब और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रोसेस चलने दें, तो मुझे यकीन है कि 15-20 साल में हर सियासी पार्टी जो है वो एक साइकिल के अंदर इंगेज करेगी दूसरे सूबों के अंदर, क्योंकि ये उसे पता आपने होगा कि मैं एक जगह डोमिनेंट हूं, तो वो डोमिनेंस इवेंचुअली जाएगी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, तो मेरे पास हेज होना चाहिए दूसरे 3-4 सूबों का हमेशा। ये उजैर भाई, ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसमें एक ये साइड है आपकी इस बात पे बिल्ड करते हुए कि जिसका जिक्र तो बिल्कुल होता ही नहीं है। ये जो मैं फेडरल स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चरल फ्लॉ का जिक्र कर रहा हूं, इसका एक और नुकसान ये है कि इट इज बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर के पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। अब ये मैं बड़ी सख्त बात कर रहा हूं, लेकिन ये जरा देखें कि क्यों। आपने इंडिया में बड़ी जबरदस्त मिसाल दी कि बीजेपी हो या पुराने दौर में कांग्रेस, अब जब उसको मरकज में इक्तदार में रहना, मरकज में इक्तदार में रहने की ख्वाहिश तो एक रैशनल ख्वाहिश है तमाम सियासी जमातों की, तो उसके पास बड़े ऑप्शंस हैं। तो वो डाइवर्सिफिकेशन के कि जी मैं सपोर्ट बेस्ड डाइवर्सिफाई करूं, ठीक, मुझे हिंदी हटलैंड से मैं साउथ में कोशिश कर लूं। क्यों पाकिस्तान में सियासी जमातों के पास ये वाले ऑप्शन, वो इसलिए कि ऑप्शन एक ही है, पंजाब आपके पास है तो आप आ सकते हैं, और कोई डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है। जिसका मतलब ये है कि चूंकि पंजाब के कंट्रोल को आपने इतना प्राइज्ड एसेट बना लिया है, कितनी प्राइज्ड वो बना लिया सोने की चिड़िया, कि पाकिस्तान में जब तक किसी पार्टी को, अनलाइक इंडिया, कि वहां पे अगर उसको छोटी पार्टियां उसको अपने उस स्टेट में उसकी इख्तिदार है, मरकज में वो अपोजिशन या कोलिशन में उसे मुतमैन है। पाकिस्तान में ये इसलिए नहीं है कि जब तक उसको पंजाब ना मिले वो चैन से नहीं बैठ सकता। यही इमरान क्या कर रहे हैं 2014 में या 13 में, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, इमरान एक जबरदस्त अपोजिशन का किरदार अदा कर सकता था, और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत पे फोकस करके। सो दी जो ये जिस फ्लॉ का मैं जिक्र कर रहा हूं, द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डोमिनेंस ऑफ द पंजाब एज ए फेडरेटिंग यूनिट का अमंग अदर्स एक नतीजा यह है कि इट मेक्स पाकिस्तान पॉलिटी मोर प्रोन टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि हर वक्त लड़ाई रहेगी। जब तक पंजाब नहीं मिलेगा अगले चैन से नहीं बैठ सकते। यानी उनको थ्योरेटिकल उम्मीद भी नहीं है कि जी मैं बलूचिस्तान में मेहनत करूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा में मेहनत करूं तो कोई बात नहीं है, वो पंजाब में करे मुझे भी इख्तिदार मिल सकता है। नहीं, आपको पता है कि आपको नहीं मिल सकता। आप जो मर्जी सिंध में करें, आप जो मर्जी कराची में करें, आप जो मर्जी खैबर पख्तूनख्वा, जिसका मतलब है कि जो ये पाकिस्तान की फौज का सवाल अपने साइड पर रखें, जो सिविलियन रूलिंग एलिट्स की जो आपस में लड़ाई है, वाई इज पाकिस्तान मोर प्रोन टू दिस, क्यों एक मेच्योर सियासी जमातों की तरह ये एक उस पर नहीं आ सकते, उसकी वजह ये है। और इसीलिए मुस्लिम लीग नून तो बड़ा खुश है
वो मुस्लिम लीग नून, ये जिसको इमरान खान मुकमुका का नाम देता है, मुस्लिम लीग नून इज वेरी हैप्पी कि ठीक है, सिंध पीपल्स पार्टी ले लें, खैबर पख्तूनख्वा वो ले लें, क्योंकि पंजाब मिलने का मतलब है मरकज भी आपके साथ है। बट यू कांट से द सेम अबाउट द अदर प्रोविंसेस, एंड दिस मेक्स पाकिस्तान पॉलिटी मोर प्रोन टू इंस्टेबिलिटी। क्योंकि जब तक वो पंजाब नहीं मिलता, कोई चैन से नहीं बैठ सकता। इसके मुकाबले में इंडिया में आपके पास, अगर आपने वफाक में आना हो या दुनिया के तमाम बाकी फेडरल मुल्कों में, ये वैसे हमें पता होनी चाहिए, हम दुनिया के वाहिद फेडरल मुल्क है, कोई 30+ फेडरल कंट्रीज है, कि जिसमें एक फेडरेटिंग यूनिट का साइज बाकी तमाम फेडरेटिंग यूनिट से कंबाइंड मिलके बड़ा है। तो ये स्ट्रक्चरल फ्लॉ जो है, ये हम यूनिक है इसमें, ऐसा नहीं है कि ये, तो इसलिए ये वाली ये वाली एस्पेक्ट भी हमें देखनी होगी। आपने जो इंडिया वाली मिसाल दी, उससे मुझे ये जहन में ही कि या ये भी देखनी है। और वहाँ भी जो है वो एक था पंजाब का रोल शुरुआत में, फिर उन्होंने हरियाणा बनाया और छोटा हाँ, कट कट डाउन डेवोल्यूशन की, इसेंशली छोटे सूबे बनाए जो कि आप बात कर रहे थे। अगेन रफ़ी भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, दिस वाज वेरी इनलाइटनिंग। और मुझे यकीन है कि जो सुन रहे थे लोग, उन्हें भी थोड़ा समझ आया होगा कि बलूचिस्तान की सियासत, उसकी सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत ही जो है नाजुक नहीं, अब तो बहुत ही अदम इस्तेकाम का शिकार है, नाजुक से सूरत हाल आगे जा चुकी है। लेकिन इसका जो कोर इशू है वो बड़ा स्ट्रक्चरल है, और अगर हम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप जितने भी बलूचिस्तान के पैकेजेस लॉन्च करते हैं, जितने भी इंगेजमेंट करते हैं, जितने भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कर लें, जो स्ट्रैटेजी अपनानी है अपना लें, वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक परपेचुअल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है पाकिस्तान के आईनी ढांचे का। और अगेन तमाम रियासतें, जो पाकिस्तान रिलेटिवली स्पीकिंग एक यंग रियासत है, 70 साल उसकी उम्र है। अगर मैं तो काउंट करना स्टार्ट करता हूँ 71 से, लेकिन वो लोगों को बात पसंद नहीं आती, बट मॉडर्न पाकिस्तान वाज बोर्न इन 1971 आफ्टर बांग्लादेश बिकेम बांग्लादेश। तो ये बड़ी यंग रियासत है, और यंग रियासतों के अंदर आइन में तब्दीली और उसके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को इवॉल्व करना जो है वो बड़ा अहम चीज़ होती है अगर उस रियासत ने आगे जाना है। तो हमें भी इस पे बात करनी चाहिए। एंड अगेन लव्ड योर रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, एंड ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।